और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों से और सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरा बैलेट नंबर 13 है और बैलेट नंबर 13 पे जो पहली वरीयता का वोट देकर मुझे आप अनुरोध करें। मैं आप कौमों की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर। आप हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और आप इस बार भी इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। शाहिद साहब के वालिद जस्टिस फारूक हसन साहब मरहूम हाई कोर्ट के जज रहे हैं। आप राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर रहे हैं। तो शाहिद साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। तो शाहिद साहब जो है वो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी भी वर्तमान में इलेक्शन हो रहे हैं क्या? तो आप किस विजन के साथ जो है वो चुनाव में हैं? हमने क्या परफॉर्म अच्छा किया है, काम अच्छे किए तो लोग हमें पसंद करेंगे, हमें वोट देंगे। तो सबसे मैंने ब्रोशर जारी किया है। देखिए मैं आपको ये ब्रोशर बताऊं, ये ब्रोशर है और इसमें हमने ये लिखा है कि साहब हमने बार काउंसिल में क्या क्या काम किए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो वकीलों के लिए काम किए हैं वो है कि जयपुर और जोधपुर में अधिवक्ता भवन का निर्माण किया और अधिवक्ता भवन हमने जयपुर में शुरू किए। राजस्थान बार काउंसिल जो है पहली बार काउंसिल बनी जिसने कि जयपुर के अंदर और जोधपुर में अधिवक्ताओं को ठहरने के लिए गेस्ट हाउस है बहुत नॉमिनल रेट पे हमने शुरू किए हैं। ये सारे काम हमने किए हैं। तो हम जो है हमने जो काम किए हैं उन काम के बेसिस पे ही जो है मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं जो है क्योंकि 42 साल से वकालत के अंदर हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ, सारे केसेस की पैरवी करता हूँ। अब देखिए ऐसा है कि मेरा फ्यूचर विजन क्या है बार काउंसिल के लिए, मैं क्या सोचता हूँ। देखिए ऐसा है कि हम नहीं मैं ये काम तो चूंकि आप 2018 में इलेक्ट हुए अब तक का है। अब आप चूंकि जो आने वाला जो इलेक्शन है इसमें भी जो है वो आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो अब फ्यूचर में क्या विजन है राजस्थान प्रदेश के वकीलों के लिए आपके पास? देखिए ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मेरे को वास्ट एक्सपीरियंस है बार काउंसिल में, 7-8 साल मुझे हो गए और 42 साल की मेरी वकालत है, सीनियर एडवोकेट हूँ। हाई कोर्ट ने मुझे सीनियर एडवोकेट जो है मेरिट पे नॉमिनेट किया है। आदाब, सलाम, नमस्ते। फोकस द फ्यूचर में आज हम एक ऐसी शख्सियत से दोस्तों आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, सीनियर एडवोकेट सैयद शाहिद हसन नकवी साहब। आप राजस्थान बार काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट हैं, आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, आप हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और आप इस बार भी इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। शाहिद साहब के वालिद जस्टिस फारूक हसन साहब मरहूम हाई कोर्ट के जज रहे हैं। आप राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर रहे हैं। तो शाहिद साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। तो शाहिद साहब जो है वो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी भी वर्तमान में इलेक्शन हो रहे हैं क्या? तो आप किस विजन के साथ जो है वो चुनाव में हैं? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने जो है मेरे से कुछ सवाल जो है पूछ रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मैं सैयद शाहिद हसन, मैं हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ और बार काउंसिल का मैं एक्स चेयरमैन हूँ, अभी बार काउंसिल का मैं मेंबर भी हूँ। ठीक है, ऐसा है कि मैं बार काउंसिल में जो है मेरा बैलेट नंबर 13 है। तो मैं सबसे पहले तो अपने सभी साथियों से, सभी अधिवक्ताओं से, सभी वकीलों से ये गुजारिश करूँगा कि बैलेट नंबर 13 पे जो है अपनी पहली प्रेफरेंस का वो वोट जो है वो मुझे दें। अब देखिए ऐसा है कि सब में बार काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं तो हमने बार काउंसिल में क्या क्या काम किए हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये जो चीज़ है बार काउंसिल का, ये परफॉर्मेंस का वोट है। हमने क्या परफॉर्म अच्छा किया है, काम अच्छे किए तो लोग हमें पसंद करेंगे, हमें वोट देंगे। तो सबसे मैंने ब्रोशर जारी किया है। देखिए मैं आपको ये ब्रोशर बताऊं, ये ब्रोशर है और इसमें हमने ये लिखा है कि साहब हमने बार काउंसिल में क्या क्या काम किए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो वकीलों के लिए काम किए हैं वो है कि जयपुर और जोधपुर में अधिवक्ता भवन का निर्माण किया और अधिवक्ता भवन हमने जयपुर में शुरू किए। राजस्थान बार काउंसिल जो है पहली बार काउंसिल बनी जिसने कि जयपुर के अंदर और जोधपुर में अधिवक्ताओं को ठहरने के लिए गेस्ट हाउस है बहुत नॉमिनल रेट पे हमने शुरू किए हैं। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि जब कोरोना महामारी चली, क्योंकि हमारी जो बार काउंसिल 2018 में बनी थी और 2020 में जो है मैं बार काउंसिल का चेयरमैन बना। जब मैं चेयरमैन बना था तो कोरोना महामारी पीक पे थी और कोर्टें बंद थी, अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी थी। तो हमने तुरंत जो है नियम बना के बार काउंसिल के जरिए से फंड इकट्ठा किया और करीब 14,000 वकीलों को हमने 5-5 हज़ार की आर्थिक सहायता जो है देने की कोशिश की, उनको दी।
इसके अलावा देखिए कोरोना के अंदर जो है हमने वकीलों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था जो है हाई कोर्ट के स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है विधिक प्राधिकरण जो जिले के होते हैं उनके जरिए से हर जिले के अंदर जो है हमने वकीलों के लिए चिकित्सा की अब जरूरत की। इसके अलावा देखिए हमने बार काउंसिल को जो है पूरा ऑनलाइन कर दिया। हर काम आज बार काउंसिल का जो है सारा काम ऑनलाइन होता है। कोई भी अधिवक्ता अपनी जानकारी, अपनी निजी जानकारी जो है वकालत से संबंधित जो जानकारी है वो ऑनलाइन देख सकता है कि उसका एनरोलमेंट कब हुआ था, उसका रिन्यूअल कब ड्यू है, उसका वेलफेयर का क्या स्टेटस है, और वो अगर कोई भी अपनी वेलफेयर फंड का पैसा या और कोई भी पैसा और कोई फीस बार काउंसिल की है वो सारी चीज़ें ऑनलाइन जमा करा सकता है। रिन्यूअल भी का प्रोसेस भी सारा ऑनलाइन है। तो हमने सारी बार काउंसिल को ऑनलाइन कर दिया। आज वकील घर बैठे जो है अपना सारा काम जो है ऑनलाइन कर सकता है। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हमने वेलफेयर फंड में भी अधिवक्ता जो कल्याण निधि जो वेलफेयर फंड है इसके अंदर भी हमने जो है अमेंडमेंट किया। बार काउंसिल जब 2018 में आई हमने सरकार से मांग की तो हमने जो है अधिवक्ताओं को जो साधारण बीमारी में पहले से 40,000 मिलता था उसको हमने 80,000 किया। गंभीर बीमारी में जो 1 लाख मिलता था उसको हमने 2 लाख किया। और इसके अलावा जो है डेथ पे जो पहले 2.5 लाख मिलता था उसको हमने 5 लाख किया। हम जो है पहली बार वकीलों के लिए रिटायरमेंट क्लेम लेके आए। रिटायरमेंट क्लेम में के अंदर हमने जो है 5 लाख से लेके 15,30,000 तक रिटायरमेंट क्लेम जो है हम वकील अधिवक्ताओं को देंगे। हालांकि हमारे कुछ संशोधनों पे हमारा सरकार से जो है टकराव था। सरकार हमने जो है 40 साल रिकमेंड किया था लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मान के उसको 50 साल रिटायरमेंट बेनिफिट कर दिया। तो उसमें जो है ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हमने बार काउंसिल का जोधपुर में सरकार की मदद से 15 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। उस मदद से हमने बार काउंसिल का अत्याधुनिक भवन जो है वो हमने तैयार किया है जिसके अंदर 300 लोगों की बैठने का ऑडिटोरियम भी है और वो जो है वकीलों की सुविधा के लिए है। तो ये सारे काम हमने किए। इसके अलावा देखिए हमने काम किया कि हमने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है सरकार को बना के भेजा और राजस्थान सरकार ने जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट थी उसमें अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पास भी हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जो है वो अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है और वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमने किए हैं। इसके अलावा देखिए हमने एक चीज़ और की कि जब मुख्य न्यायाधीश ने मुझे जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल का मेंबर मुझे वहाँ बनाया तो मैंने वहाँ देखा कि साहब वहाँ पे राजस्थान के छात्रों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो हमने वहाँ मांग रखी और कोशिश करी। तो हमारी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि 25% आरक्षण जो है राजस्थान के विद्यार्थियों को मिला। तो ये सारी चीजें हमने की हैं। ये जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। जी जी। तो ये सारे काम हमने किए। देखिए सर, तो हम जो है हमने जो काम किए हैं उन काम के बेसिस पे ही जो है मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं जो है क्योंकि 42 साल से वकालत के अंदर हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ, सारे केसेस की पैरवी करता हूँ। अब देखिए ऐसा है कि मेरा फ्यूचर विजन क्या है बार काउंसिल के लिए, मैं क्या सोचता हूँ। देखिए ऐसा है कि हम नहीं, मैं ये काम तो चूंकि आप 2018 में इलेक्ट हुए जी, अब तक का है जी। अब आप चूंकि जो आने वाला जो इलेक्शन है जी, इसमें भी जो है वो आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। तो अब फ्यूचर में क्या विजन है राजस्थान प्रदेश के वकीलों के लिए आपके पास? देखिए ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मेरे को वास्ट एक्सपीरियंस है बार काउंसिल में, 7-8 साल मुझे हो गए और 42 साल की मेरी वकालत है, सीनियर एडवोकेट हूँ। हाई कोर्ट ने मुझे सीनियर एडवोकेट जो है मेरिट पे नॉमिनेट किया है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है, जो केंद्र सरकार में पेंडिंग है, वो जल्दी से जल्दी पास हो। केंद्र सरकार अधिनियम बनाए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की जो है, क्योंकि वकीलों को सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कोई भी क्लाइंट, कोई भी क्रिमिनल आके वकील को धमकी दे देता है और उसको जो है धमकी के लिए आईपीसी के अंदर कोई प्रोविजन ज्यादा नहीं है। तो हम चाहते हैं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्दी से जल्दी पास हो। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि जो अधिवक्ताओं के लिए हम जो है इंश्योरेंस क्लेम भी लाने की सोचते हैं। इंश्योरेंस जो है सामूहिक इंश्योरेंस की बात करेंगे कि अधिवक्ताओं को और उनके परिवार को वो सामूहिक इंश्योरेंस पॉलिसी हम जो है तैयार करें और सामूहिक इंश्योरेंस पॉलिसी में अधिवक्ता और अधिवक्ता का परिवार जो है वो उसमें शामिल हो। इसके अलावा अधिवक्ताओं को जो है आरजीएचएस से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आरजीएचएस की भी हम जो ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हम नए अधिवक्ता जो है, जो यंग एडवोकेट्स हैं, आज जो है वकील जब नए प्रोफेशन में आता है तो उसको शुरू में जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार की मदद से और कुछ बार काउंसिल की मदद से 3 साल तक अधिवक्ताओं को जो है, नए अधिवक्ताओं को 5 साल 5,000 रुपये जो है स्टाइपेंड मिले।
तो अब स्टाइफंड भी है सरकार से बात करके और बार काउंसिल में बात करके नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक स्टाइफंड देने की बात करेंगे। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि नए अधिवक्ताओं के लिए हम जो है ई लाइब्रेरी की देने की बात करेंगे। नए अधिवक्ताओं को हम ई लाइब्रेरी देंगे और वो बार काउंसिल के जरिए से सरकार के सहयोग से हम जो है ई लाइब्रेरी नए अधिवक्ताओं को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हम ये सोचते हैं कि नए अधिवक्ता जो है वो प्रोफेशन छोड़ के नहीं जाए और इस प्रोफेशन में रहें और उनको एक थोड़ा बहुत इनकम का साधन और सुविधाएं जो है वो मिले। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं के लिए हम ये करेंगे कि हम बार काउंसिल में साल में 2 बार पहले हम जो है ट्रेनिंग सेशन करते थे, तो ट्रेनिंग सेशन भी जो है नए अधिवक्ताओं के लिए हम करेंगे और अब उस ट्रेनिंग को जो है और आगे बढ़ा के उस ट्रेनिंग को जिला स्तर पर लेके जाएंगे कि जिला स्तर पर जो नए अधिवक्ता एनरोल हुए हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग उनको दें। इसके अलावा हम लोग ये कोशिश करेंगे, देखिए ऐसा है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को ही बार काउंसिल का बेनिफिट मिले। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, बाकी में जो वकालत कर रहे हैं, जो वकालत का रजिस्ट्रेशन लेके जो घर बैठे हैं उनको अब छोड़ के वकालत जो लोग कर रहे हैं उनको बेनिफिट, उन्हीं को वेलफेयर फंड का बेनिफिट मिले, उन्हीं को सारी सुविधाएं बार काउंसिल से मिले। ये चीज़ हम कोशिश करेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि साहब नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को जो है इससे बाहर किया जाए और उसके लिए जो है हम ये कोशिश करेंगे कि साहब बाहर सिर्फ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही जो है ये सारी सुविधाएं लें। तो ये सारी ये चीज़ें हैं हमारा जो है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि संभाग स्तर पे जो है अधिवक्ता भवन बने, ठहरने के लिए अधिवक्ता भवन बने। और आज मैं सारे राजस्थान में जो घुमा हूँ तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि अधिवक्ताओं को कोर्ट में बैठने की सुविधाएं नहीं है, उनको चैम्बर नहीं है। सरकार और उच्च न्यायालय जो है वो अच्छी कोर्ट तो बना रही है, कोर्ट की अच्छी बिल्डिंग बना रही है, लेकिन उन बिल्डिंग के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है बार काउंसिल उसके लिए प्रयास करेगी, बार काउंसिल उसके लिए लिखेगी कि सरकार जो है अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अच्छे चैम्बर दे, अच्छा माहौल बैठने के लिए वहाँ पे दे, ताकि अधिवक्ता जो है वह सुचारू रूप से अपना काम कर सके। इस विजन के साथ देखिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जैसे साहब आपके पिछला जो ये टर्नओवर है उसमें आपने वकीलों के चिकित्सा से संबंधित जो अमाउंट बताया वो ऐसा नहीं कुछ कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आप बहुत से अच्छा सवाल किया आपने। ठीक है, ऐसा है कि अभी जो हम जो दे रहे हैं वो डेथ क्लेम 5 लाख दे रहे हैं। हमारी नई बार काउंसिल बनेगी, हमने सरकार को भी लिख के दे रखा है कि जो है डेथ क्लेम जो है 5 लाख की बजाय मिनिमम 10 लाख किया जाए और मैक्सिमम उसको 25 लाख किया जाए। इसी तरह से रिटायरमेंट का जो पैसा है वो 50 साल को घटा के 40 साल किया जाए और उस रिटायरमेंट को 25 लाख तक किया जाए। इसी तरह से बीमारी का जो पैसा है वो 1 लाख साधारण बीमारी वाला 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया जाएगा और 2 लाख वाला जो है उसको 4 लाख किया जाएगा। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि वकील अधिवक्ता जो है वेलफेयर स्टैम्प लगाता है, वेलफेयर स्टैम्प जो है लगाता है, उससे वेलफेयर फंड में पैसा मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो वेलफेयर फंड की जो अभी 130 रुपये की जो कीमत है उसको फिक्स किया जाए, क्योंकि हर साल अभी 10 रुपये बढ़ोतरी होती है। तो 10 बढ़ोतरी को खत्म करके हम ये चाहते हैं कि साहब जो है उसको फिक्स अमाउंट 100 रुपये कर दें या 150 रुपये कर दें, तो हम उसको वेलफेयर फंड को हम 100 रुपये फिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और देखिए ऐसा है कि हमारा एक एजेंडा है, काम करने का तरीका है और हमें सभी बार काउंसिलों के सहयोग से जो है हम ये सब चीज़ें एजेंडे लागू करने की कोशिश करेंगे। शाह साहब 2020 से राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम्स के मेंबर भी रहे हैं, तो आपके मेंबर रहते हुए वक्फ प्रॉपर्टीज में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ जिससे राजस्थान के मुसलमानों को बेनिफिट मिला हो? देखिए ऐसा है कि मैं वक्फ बोर्ड में बार काउंसिल मेंबर की हैसियत से वक्फ बोर्ड का भी इलेक्टेड मेंबर हूँ। वक्फ बोर्ड जब बना तो इसके बाद जो है हमने जो है वक्फ बोर्ड में सुधार करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि हमारी जो कोशिशें हैं वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, ऐसा है कि एक बात बताऊं कि हमने वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर दी बार एसोसिएशन वक्फ पहली बार हमने बनाई, उससे पहले नहीं थी। इससे पहले बार एसोसिएशन नहीं थी। इसके अलावा देखिए हिंदुस्तान में, राजस्थान में कहीं पे भी वक्फ बार एसोसिएशन के नाम से कोई एसोसिएशन नहीं। तो हमने पहली बार वकीलों की एक दी बार एसोसिएशन वक्फ के नाम से उसको रजिस्ट्रेशन कराया और फिर उसको जो बार काउंसिल राजस्थान से उसका जो है एफिलिएशन करवाया, बार काउंसिल से उसको बार काउंसिल से मान्यता दिलवाई। तो बार एसोसिएशन वक्फ जो है वो गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक संस्था है, उसमें सभी समुदाय के लोग हैं बार एसोसिएशन वक्फ के अंदर, और वो जो है बार एसोसिएशन वक्फ में सभी तरह के वकील उसमें काम कर रहे हैं। तो हमने बार एसोसिएशन वक्फ बनाई पहली बार और वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया बार एसोसिएशन वक्फ के लिए, वक्फ की सुरक्षा के लिए जो है वो बार एसोसिएशन वक्फ जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा देखिए हमने जब बार वक्फ बोर्ड बना
तो पहली मीटिंग में मैंने ये प्रस्ताव रखा कि हर वक्त की कमेटी के अंदर एक वकील का होना जरूरी है। तो हमने ये प्रस्ताव पास करवाया और हमारे चेयरमैन साहब ने इस बात को माना कि हमें हाँ ठीक है, हर वक्त कमेटी में कम से कम एक वकील को रखने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आज कम से कम 8-10 जिलों के अंदर जिला वक्फ कमेटी के जो सदर है वो वकील है। वकील जो है जिला वक्फ कमेटी सदरों के तौर पे काम कर रहे हैं, ये बात है। इसके अलावा देखिए उम्मीद पोर्टल पे भी वक्फ बोर्ड ने काम किया है और वक्फ बोर्ड ये कोशिश कर रही है कि साहब जो है इसको उम्मीद पोर्टल पे सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को अपलोड हो जाए और वो वहाँ से अप्रूवल मिले। इस तरह देखिए ऐसा है, वक्फ बोर्ड ने हमने जो है जब ये नया वक्फ एक्ट सरकार लेके आई तो हमने इसका भरपूर विरोध किया और इसके जगह जगह हमने सेमिनार की, वक्फ बोर्ड प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का डेलीगेशन लेके हम जो है एक जो कमेटी बनी थी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी, उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी हमने अपने पक्ष रखा और ये कहा कि साहब जो सरकार जो नया एक्ट लेके आ रही है वो वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये सारे काम हमने वक्फ के लिए किए हैं और आइंदा भी जो है मैं भी चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड में ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से काम हो और वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा हो। तो शायद साहब आपने कौन से सन से प्रैक्टिस की और शुरुआत में कहाँ से की? क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो वकीलों का बैकग्राउंड है, आपके ताया वकील, आपके वालिद वकील, आपके चचा वकील, तो वकीलों का बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले वकालत कहाँ से शुरू की और कौन से सन में शुरू की? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने कि मैं अधिवक्ता परिवार से हूँ और जो है मेरे पिताजी 4 भाई थे और चारों ही वकील थे। मेरे सबसे बड़े ताया मरूम आबिद अली साहब जो MLA में रहे वो भी वकील थे। इसके अलावा वो शायद वक्फ बोर्ड के पहले चेयरमैन भी, पूरे चेयरमैन भी थे। तो ऐसा है कि हमारे परिवार में जो है शुरुआती वकालत से हुई, हमने बचपन से वकालत देखी। इसके बाद मैंने सन 84 के अंदर जो है मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाऊँ। तो मैंने सन 85 में लॉ करते RJS का एग्जाम दिया और मैं मजिस्ट्रेट का एग्जाम में पास भी हुआ। लेकिन सन 85 में जो है मेरे वालिद साहब जो है वो हाई कोर्ट के जज बन गए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मजिस्ट्रेट बन के तुम क्या करोगे, अपने वकालत का प्रोफेशन करो, अपने समाज की सेवा करो, वकील बन के जो है अपना काम करो। वकालत का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है, अपना खानदानी पेशा है। तो मैंने मजिस्ट्रेट की नौकरी नहीं करके मैंने वकालत शुरू करी। वकालत में जो है मुझे अब करीब 42 साल हो गए और इस 2021 के अंदर पहली बार जो है राजस्थान से किसी मुस्लिम एडवोकेट जो है मेरिट पे सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुआ है। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट होने के लिए भी एक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से एक प्रक्रिया है जिसमें 100 नंबर का एक पेपर होता है, 100 नंबर के मार्क्स होते हैं। तो 100 नंबर में जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जाता है। तो 150 वकीलों ने अप्लाई किया था, उसमें से 25 वकीलों को 2021 में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुए थे। जयपुर से 15 वकील थे और जोधपुर से 10 वकील थे। उन 25 वकीलों में मैं भी एक शामिल था। तो मैं आज हाईकोर्ट ने जो है मेरे प्रोफेशन को, मेरे व्यवसाय को, मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया है और मुझे सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया है मेरिट पे। हाँ शायद साहब, जैसे इस प्रोफेशन में जो नए लोग आना चाहते हैं या आएंगे, उनको कोई मैसेज? देखिए ऐसा है कि तालीम सबसे बड़ी चीज़ है। मैसेज ये है कि साहब अच्छे लॉ कॉलेज से लॉ करें, अच्छी लॉ की पढ़ाई करें, लॉ की पढ़ाई करने के बाद में एक अच्छा ऑफिस ज्वाइन करें, अच्छी लॉ फर्म ज्वाइन करें और कड़ी मेहनत करें। ठीक है, ऐसा है कि लॉ के अंदर इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगल है, इनिशियल स्टेज पे जो है वो दुश्वारियाँ सामने आती हैं। लेकिन अगर कोई नया बच्चा 3 साल तक अगर उस प्रोफेशन में स्ट्रगल करके निकाल लेता है और कड़ी मेहनत करता है तो आगे उसको आसानियाँ हैं, आगे उसकी वकालत फ्लोरिश करने वाली है। और इस प्रोफेशन का स्कोप बहुत वाइड है। आज जो है नए चैनल खुल रहे हैं, आज नई कोर्ट्स खुल रहे हैं, नई ट्रिब्यूनल चल रही है, नई लॉ फर्म्स खुल रही हैं। और आज जो है 5 ईयर लॉ के जो बच्चे आते हैं उसको जो है और कंपनीज भी प्रेफर करती हैं उनको एंगेज करने के लिए। तो लॉ फील्ड का जो है वो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं नए बच्चों को ये कहूँगा कि मेहनत करें। करंट लॉ की जो है करंट जजमेंट की आप लोग देखें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले आ रहे हैं और उनका उसके अलावा जो कि मेहनत करने से जो है उसका फल उनको जरूर मिलने वाला है। अगर लॉ से वो अपडेट रहेंगे और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आज सारी चीज़ें लॉ की जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो वेबसाइट पे है, जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने ऑनलाइन जो है सर्च करें, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ के अंदर, रिसर्च करें और इस चीज़ को जो है वो अपने बताएं और ये आप इस प्रोफेशन में उनके लिए बहुत लाभकारी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, जो आपने हमारे चैनल को वक्त दिया और हमारे चैनल की तरफ से आपको जीत की अग्रिम बधाई कि आप जीत के आए हैं और जिस विजन के तहत आए हैं उस विजन में कामयाब होकर इस प्रदेश के वकीलों का भला करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, आप आए और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों से और सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरा बैलेट नंबर 13 है और बैलेट नंबर 13 पे जो पहली वरीयता का वोट जो है मुझे देकर मुझे आप अनुमोदित करें। मैं आप कौमों की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूँ।